सभी साथियों को मेरा जय हिंद। मैं आपका साथी राकेश जागिड़ आरसी क्लासेज श्री माधोपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक अच्छी और शानदार रणनीति के साथ पूरे जोश और जुनून के साथ परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए होंगे। जो विद्यार्थी, जो मित्र इस चैनल पर नए हैं, वे एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी आपके साथी हैं जो परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं और इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, जीरो से इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, बेसिक से इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, वो लोग, उन लोगों तक आप इस चैनल को शेयर करें, जिससे कि वो भी इस प्लेटफॉर्म का पूरा फ़ायदा उठा सकें। पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो एग्ज़ाम का टॉपिक वॉइस है, उसके पार्ट 3 के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और आज की इस क्लास में हम वॉइस के पार्ट 4 के बारे में चर्चा करेंगे। तो पूरे कंसिस्टेंसी और पूरे पेशेंस के साथ इस क्लास को आप पूरा ध्यान से देखते हुए अंत तक देखें, जिससे कि आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो बिना समय गंवाए हुए हम अपनी क्लास में चलते हैं। साथियों, अंतिम क्लास में हमने अध्ययन किया था कि यदि सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसका पैसिव वॉइस किस तरह से बनाया जाता है, और कुछ ऐसे एक्टिव वॉइस होते हैं जिनमें डबल ऑब्जेक्ट होते हैं लेकिन जिनमें फॉर का मीनिंग रहता है, के लिए का मीनिंग रहता है, तो उनका पैसिव वॉइस केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही बनता है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट के बाद में एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, तो उनका पैसिव वॉइस किस तरह से बनाया जाता है। एक बार आप एक एग्जांपल देखिए। स्क्रीन पर आपको पहला सेंटेंस दिखाई दे रहा होगा, वी अपॉइंटेड दीपक कैप्टन। सेंटेंस लिखा हुआ है वी अपॉइंटेड दीपक कैप्टन। इस सेंटेंस में वी सब्जेक्ट है, अपॉइंटेड वर्ब है, दीपक ऑब्जेक्ट है और कैप्टन कॉम्प्लीमेंट है। कुछ विद्यार्थी इस कैप्टन को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अब ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट की पहचान कैसे करें? आप एक बार एक सेंटेंस देखिए ऊपर। अमन सेंटेंस है, अमन गेव खुशी ए बुक। अमन गेव खुशी ए बुक। इस सेंटेंस में अमन सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, खुशी ऑब्जेक्ट है और ए बुक भी ऑब्जेक्ट है। अभी ऑब्जेक्ट कैसे है, और नेक्स्ट वाले सेंटेंस जो अपन पढ़ने वाले हैं उसमें दीपक ऑब्जेक्ट है, जबकि कैप्टन ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो ऑब्जेक्ट में, आगे वाले ऑब्जेक्ट में यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में कैसे अंतर करें, एक बार इस सेंटेंस को अच्छे से देखें। इस सेंटेंस में दीपक क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये कैप्टन है ना, वो कौन है? दीपक ही है। कहने का मतलब ये हुआ, वी सब्जेक्ट है, वी हमने अपॉइंटेड किया। किससे अपॉइंटेड किया? दीपक को। और दीपक को हमने क्या बनाया? कैप्टन बताया। मतलब दीपक इज कैप्टन। इसका मतलब ये इस ऑब्जेक्ट की पूर्ति कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए हम इसको कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। और एक कॉम्प्लीमेंट किसका है?
ऑब्जेक्ट का, इसलिए हम इसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। यदि सेंटेंस में अपने पास में ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है तो पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से ही बनाया जाता है। कभी भी सेंटेंस पैसिव वॉइस कभी भी कॉम्प्लीमेंट से नहीं बनता। तो इस तरह से इस सेंटेंस का जो आंसर होगा वो होगा दीपक अपॉइंटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वॉज अपॉइंटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देंगे और फिर अपन इस कॉम्प्लीमेंट को थर्ड फॉर्म के बाद लिख देंगे, फिर आगे लिख देंगे बाई अस। समझ आया? कहने का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। पैसिव वॉइस में वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। केवल पैसिव वॉइस बनाने के लिए उस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को थर्ड फॉर्म के बाद लिख दिया जाता है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल नीचे दिया गया है जिसका आंसर आपको बनाना है। द पेंटर पेंटेड द डोर वाइट। ये आरपीएससी ग्रेड 2 में क्वेश्चन आया हुआ है। उसमें ये पूछा था कि ये जो वाइट वर्ड है, जो वाइट वर्ड लिखा हुआ है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है या एडवर्बियल है या ये वर्ब है? तो अब आप थोड़ा सा गौर कीजिए। इस सेंटेंस में पेंटर, द पेंटर सब्जेक्ट है, पेंटेड वर्ब है। पेंटर ने किसे पेंटेड किया? डोर को, तो डोर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्या ये वाइट डोर की विशेषता बता रहा है? डोर कैसा है? वाइट, यानी डोर इज वाइट, इसका मतलब ये डोर की विशेषता बता रहा है। इसका मतलब ये कौन होगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो पैसिव वॉइस किससे बनेगा? ओनली ऑब्जेक्ट से बनेगा, कॉम्प्लीमेंट से नहीं बनेगा। तो आप एक बार इसका आंसर बताएं। आंसर होगा आंसर होगा आपका द डोर वॉज पेंटेड। और कैसा पेंटेड? वाइट। और बच गया क्या अपने पास में? बाई प्लस सब्जेक्ट, तो बाई द पेंटर। आया समझ में? द डोर वॉज पेंटेड वाइट, कॉम्प्लीमेंट रहेगा पहले, बाय द पेंटर। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस का जो आपको यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, उस सेंटेंस को आप फिर से अच्छे से देखें। दे इस सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट। इलेक्टेड क्या है? वर्ब। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या ये मैनेजर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का एक बेसिक ट्रिक अपने पास होता है कि आप इस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में इज लगा के देखें, और यदि ये इसके सेंटेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग सही दे रहा है, यानी हिम इज मैनेजर, हिम बोले तो अपन क्या मान सकते हैं? ही, और आगे मान रहे हैं मैनेजर, ही इज मैनेजर, इसका मतलब ये ही की विशेषता बता रहा है, ही की विशेषता बता रहा है, इसका मतलब हिम की विशेषता बता रहा है, इसका मतलब ये कौन हुआ? ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो सेंटेंस को कुछ इस तरह से बनाया जाएगा। बताइए, आंसर मैनेजर से बनेगा या हिम से बनेगा? बताइए, आंसर मैनेजर से बनेगा या हिम से बनेगा? सही कहा आपने, आंसर बनेगा हिम से। तो हिम का हो जाएगा ही, फिर इलेक्टेड सेकंड फॉर्म है वॉज, इलेक्टेड की थर्ड फॉर्म इलेक्टेड, ही वॉज इलेक्टेड। क्या इलेक्टेड किया गया? मैनेजर, MANAGER। किसके द्वारा? बाई देम। तो इस तरह से आप इस दूसरे सेंटेंस का भी आंसर बना सकते हैं। आज की क्लास है, आप इसको अंत तक देखिए, और आज की क्लास एक बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है, क्योंकि पिछले वाले क्लास में जो आपका लेवल था, जो पढ़ाने का जो लेवल था, जो क्वेश्चन का लेवल था, वो स्कूलिंग लेवल रहा है। अब का जो अब आगे जैसे जैसे अपन पढ़ रहे हैं, तो वो वाला जो लेवल होगा वो थोड़ा एडवांस लेवल होगा। नेक्स्ट देखिए अपन,
अब इस सेंटेंस में कई बार यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है। रूल क्या है मैंने उनको एक बार हाइड कर रखा है। अब आप ये बताएंगे कि इस सेंटेंस का आंसर क्या होगा। पहले वाले सेंटेंस का आंसर क्या होगा? म्यूजिक सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। तो आप आंसर बनाएंगे ISEIS को ERM में इंटरेस्ट की थर्ड फॉर्म इंटरेस्टेड, आगे क्या लगाएंगे? आगे आप लगाएंगे बाई और फिर लगा देंगे म्यूजिक, और ऐसा बनाते ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा रॉन्ग। क्योंकि कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो अपने बाद बाई नहीं लेती, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनका पैसिव वॉइस बनाते समय उनके साथ बाई का प्रयोग नहीं होता, बल्कि किसी अन्य प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है। और सेंटेंस का यदि अपन आंसर सही करना चाहें तो आंसर इस तरह से होगा, आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, यानी इंटरेस्टेड के साथ में इन का प्रयोग होता है, बाई का प्रयोग नहीं होता। चलिए हम आपको कुछ ऐसी वर्ब्स दिखा रहे हैं जिनके बाद आपको बाई का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन होगी, उसी प्रेपोजिशन का प्रयोग करना है। तो चलिए देखिए कुछ वर्ब वो कौन कौन सी हैं। आप देख पा रहे होंगे, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, सम वर्ब्स विच डू नॉट टेक प्रेपोजिशन, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन बाई का प्रयोग नहीं होता, बट टेक सम अदर प्रेपोजिशंस, बल्कि वो कुछ अन्य प्रेपोजिशन लेती हैं। और वो वर्ड प्रेपोजिशन कौन कौन से हो सकते हैं? टू हो सकता है, इन हो सकता है, एट हो सकता है, और कुछ अन्य वर्ब भी हो सकती हैं। यहाँ जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रेपोजिशन है, इम्पोर्टेंट वर्ब हैं, उनके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। एक बार आप इनको अच्छे से याद कर लें। जो पहला क्वेश्चन है वो परीक्षा का वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नॉन के बाद बाई न लगाएं, बल्कि बाद नॉन के बाद टू का प्रयोग करें। इंटरेस्टेड के बाद इन का प्रयोग करें। वैक्स्ड, वैक्स्ड का मतलब होता है परेशान होना, तो वैक्स्ड के बाद एट का प्रयोग करें। एनोइड का मतलब होता है नाराज होना, एनोइड के बाद एट का प्रयोग करें। नॉक्ड का मतलब होता है खटखटाना, एट का प्रयोग करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए SSC की एग्जाम ये पूछा गया है, एंगल्फ्ड। एंगल्फ्ड का मतलब होता है चारों तरफ से घेर लेना। जैसे फायर है, वो बिल्डिंग को चारों तरफ से घेरी हुई थी, तो एंगल्फ्ड के बाद में अपन किसका प्रयोग करेंगे? इनका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंटेंट का मतलब कोई चीज़ किसी से भरी हुई हो या कोई चीज़ किसी में समाई हुई हो, कंटेंट। तो कंटेंट के बाद किसका प्रयोग होगा? इनका। सरप्राइज्ड के बाद एट का, अमेज के बाद एट का, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड फिर से आ रहा है, मैरिड। जनरली मैरिड के बाद अपन बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो विद का प्रयोग करते हैं, मैरिड विद, लेकिन ध्यान रखें मैरिड के बाद में किसका प्रयोग होगा? टू का प्रयोग होगा। आई होप आपने ये जो सेंटेंस की जो वर्ब देखी हैं वो आपको याद हो जाएगी। तो एक बार फिर से आप रिवीजन कर लें। नॉन टू, नॉक्ड एट, सरप्राइज्ड एट। दोबारा से बोलिए, नॉन टू, नॉक्ड एट, सरप्राइज्ड एट, इंटरेस्टेड इन, एंगल्फ्ड इन, अमेज्ड एट, वैक्स्ड एट, कंटेंट इन, मैरिड टू और एनोइड एट। यदि आप इनको अच्छे से याद कर लेते हैं तो एक टॉपिक का कुछ अंश, कुछ हिस्सा, यानी फिक्स्ड प्रेपोजिशन का हिस्सा भी आपको याद हो सकता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ही नॉक्ड
द डोर, और प्रश्न पूछा गया द, इसका पैसिव बनाइए तो आंसर बनेगा द डोर वाज नॉक्ड एट, और फिर नॉक्ड के बाद एट का प्रयोग करना है। अब एक बार आप ये सब पढ़ने के बाद अब अपन एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपने थोड़ी देर पहले देखा ही था। अपन अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, वैक्सिज वर्ब है, हिज बिहेवियर सब्जेक्ट है। अब आप फटाफट आंसर बता दीजिए। मी का हो जाएगा आई, वैक्सेज का हो जाएगा एम, वैक्स की थर्ड फॉर्म होती है वैक्सड, और वैक्सड के साथ किसका प्रयोग होगा वो मैंने आपके लिए खाली जगह छोड़ दी है, और आगे लिख देंगे हिज बिहेवियर, हिज बिहेवियर। तो बताइए ब्लैंक में क्या आएगा, ब्लैंक में आएगा इन, गलत, यहाँ आएगा एट, वैक्सड एट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन देखते हैं। द फायर एंगल्फ्ड द बिल्डिंग, द फायर एंगल्फ्ड द बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या है, ऑब्जेक्ट, एंगल्फ क्या है, वर्ब, फायर क्या है, सब्जेक्ट। आंसर बनेगा द बिल्डिंग वॉज एंगल्फ्ड, V2 है इसलिए वॉज में, एंगल्फ की थर्ड फॉर्म एंगल्फ्ड, एंगल्फ्ड, आगे ब्लैंक छोड़ दिया आपके लिए, और द फायर, द फायर। तो बताइए यहाँ प्रेपोजिशन क्या आएगा। टू लगा दें, एट लगा दें, बाई लगा दें, इन लगा दें। तो सही आपने थोड़ी देर पहले दिखाया था, एंगल्फ्ड के बाद किसका प्रयोग होता है, इन का प्रयोग होता है, एंगल्फ्ड इन। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आपके लिए एक्सरसाइज है। आप इन तीनों क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं देखता हूं कि क्लास खत्म होने के बाद कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं। आज के लिए ये आपका होमवर्क रहेगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनके आंसर हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कल इन क्वेश्चन के आंसर आपको डिस्कस किए जाएंगे और आप मैच कीजिए कि आपके कितने आंसर सही आए। जो तीनों के तीनों क्वेश्चन है ना वो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। कल के लिए मैं इनको पेंडिंग रख देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब लोग भर भर के कमेंट करेंगे और देखता हूँ कि कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, व्यू कर रहे हैं। जो लोग इस वीडियो को व्यू कर रहे हैं, केवल मुझे ऐसा लगता है केवल वही लोग इसका आंसर दे पाएंगे। तो चलिए आगे की रूल के बारे में। ऐसा ही एक क्वेश्चन नीचे दिया गया है, द न्यूज सरप्राइज्ड मी। इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। द न्यूज सरप्राइज्ड मी। चलिए अब आगे मैं चलता हूं अगले रूल की तरफ। देख पा रहे होंगे 3 सेंटेंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। पहले मैं रूल की बातें नहीं करूंगा, पहले मैं इनडायरेक्ट ग्रामर मेथड की तरह से आपको पढ़ा रहा हूं। पहले मैं एग्जाम्पल्स की बात करूंगा। मैं आपको इंडक्टिव मेथड से, ग्रामर का जो इंडक्टिव मेथड है, इंडक्टिव डिडक्टिव, उसकी तरफ से मैं पढ़ा रहा हूं। अब सबसे पहले आप इस सेंटेंस का आंसर दीजिए। देखिए सेंटेंस में सी क्या है, सब्जेक्ट, लाफ्ड क्या है, वर्ब, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट। बीच में कौन आया, एट। एट क्या है, प्रेपोजिशन। अब पहले तो मेरे को ये बताइए, ये एट प्रेपोजिशन है वो मी का है या ये एट प्रेपोजिशन लाफ का है? पहले तो ये बताइए, ये एट
किसका है? कमेंट कीजिए, किसका है? मी का, लाफ का? चलिए अब इधर ध्यान दीजिए, लाफ का मीन होता है हंसना, और लाफ के बाद में यदि मैं एट लगा दूं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ये फ्रेजल वर्ब बन जाएगी, और लाफ एट का मतलब हो जाएगा मजाक उड़ाना। लाफ मीन्स हंसना और लाफ एट का मतलब मजाक उड़ाना। ऐसे ही सेंटेंस में, नीचे वाले सेंटेंस में देखिए, लुक मीन्स क्या होता है? बोलिए बोलिए। लुक मीन्स देखना, और लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, परवरिश करना, लालन पालन करना। ऐसे ही सेंटेंस नीचे लिखा गया एक, लुक, लुक यानी वापस देखना होता है, लुक का मीनिंग होता है देखना, लेकिन लुक इनटू एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है छानबीन करना, इन्वेस्टिगेशन करना, जांच पड़ताल करना। तो पहले सेंटेंस का आप मीनिंग बताइए एक बार। सी लाफ्ड एट मी, सी लाफ्ड एट मी, बताइए इसका मीनिंग। सही है, उसने मेरा मजाक उड़ाया। दूसरे सेंटेंस का मीनिंग, मदर लुक्स आफ्टर द बेबीज, तो इसका मीनिंग है माँ बच्चों की बाद में देखती है। लुक यानी देखना, आफ्टर यानी बाद में देखती है, माँ बच्चों को बाद में देखती है ना, ये एकदम गलत आंसर आपका। इसका हिंदी ट्रांसलेशन है माँ बच्चों की देखभाल करती है। लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना। और तीसरा है द पुलिस लुक्ड इनटू द मैटर, तो इसका हिंदी बताएं, ट्रांसलेशन करें। पुलिस ने मैटर की जांच की या मैटर की छानबीन की। लुक इनटू का मतलब अंदर झांकना नहीं होता, लुक इनटू का मतलब होता है छानबीन करना। तो आपको आज की क्लास में मैंने 3 फ्रेजल वर्ब बता दी, तो आप तीनों फ्रेजल वर्ब को अच्छे से याद रखें। इन फ्यूचर हो सकता है कि आपके एग्जाम में कहीं पूछ लिया जाए, सेंटेंस दे दिया जाए, माई मदर लुक, अब आगे यहाँ पे देख रहे, यहाँ पे ब्लैंक दे दिया जाए आफ्टर की जगह, और पूछा जाए द बेबीज, तो यहाँ ब्लैंक में आएगा क्या? आफ्टर। और ऐसे सेंटेंस दे दिया जाए द पुलिस लुक्ड द मैटर, तो यहाँ पे कौन आएगा? इनटू। तो इन तीनों को आप अच्छे से याद रखें। अब एक बार इस पहले क्वेश्चन का जवाब दें, क्या हो सकता है? चलिए बना रहे होंगे आप जवाब, स्टार्ट करते हैं। मी का क्या होगा? आई। लाफ्ड सेकंड फॉर्म है वॉज, लाफ की थर्ड फॉर्म लाफ्ड, आई वॉज लाफ्ड। आगे क्या लगाऊं? एट, आगे हर, एक आंसर ये। दूसरा आंसर आई वॉज लाफ्ड, एट को हटा दूं, ऐसे लगा दूं बाई हर। चलो तीसरा आंसर करते हैं, आई वॉज लाफ्ड एट और बाई हर, क्या दोनों लगा दूं? चलिए हो सकता है कि आपका ये एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे कैसे ऑप्शन सहित आ जाए, तो आप बताइए इनमें से आप कौन सा आंसर सही करेंगे, कौन सा आंसर है उसको राइट क्लिक करेंगे। कुछ स्टूडेंट पहले को बता रहे हैं, कुछ स्टूडेंट दूसरे को बता रहे हैं, कुछ स्टूडेंट तीसरे को बता रहे हैं, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं इनमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ द अबोव। तो आंसर तो इन्हीं में है, एक राइट आंसर है, तो वो राइट आंसर कौन सा है? वो राइट आंसर है थर्ड वाला। ऐसे सेंटेंस में यदि अपन एट को हटा देंगे तो सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा। सेंटेंस में मजाक की जगह केवल क्या हो जाएगा? हंसना हो जाएगा। इसका मतलब फ्रेजल वर्ब में जो फिक्स्ड फ्रेज दी हुई है, पेसिव वॉइस बनाते समय उसकी प्रेपोजिशन को नहीं हटाया जाता, और आगे किसका प्रयोग करते हैं? आवश्यकता होने पर बाई का प्रयोग भी करते हैं। इसलिए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आई वॉज लाफ्ड एट बाई हर।
ये आंसर सही होगा। तो चलिए ऊपर के रूल में कुछ डिस्कस कर लेते हैं अपन। रूल कह रहा है कि पैसिव विथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन, यानी सेंटेंस में पहले से ही एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन दी हुई है, फ्रेजल वर्ब दी हुई है। अब ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस अपन किस तरह से बनाएंगे, तो आप एक बार देख लीजिए। ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय उस फिक्स्ड प्रेपोजिशन को यूज्ड किया जाता है, आर यूज्ड, द प्रेपोजिशन इज यूज्ड करते हैं। लेकिन समटाइम्स और कभी कभी उनको अपन रिमूव भी कर सकते हैं। अब वो रिमूव कैसे करेंगे, कब करेंगे, अपन आगे के एक सेंटेंस में देखते हैं। अभी हाल फिलहाल आपको इतना समझ में आ रहा है, याद रखना है, इतना समझना है कि यदि पहले से ही एक प्रेपोजिशन दे रखी है तो पैसिव वॉइस बनाते समय उस प्रेपोजिशन को यदि फ्रेजल वर्ब का मीनिंग नहीं बदलता है तो उसको अपन ऐसा का ऐसा रखेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हरी अप, आंसर इट प्लीज। Yes, look here. The babies looks है तो प्लूरल के अनुसार आर हो जाएगा। एस या एस को इजारे में चेंज करते हैं। द बेबीज आर। लुक की थर्ड फॉर्म होगी लुक्ड। क्या ये आफ्टर रहेगा? हाँ आफ्टर रहेगा, आफ्टर। और आगे किसका प्रयोग करेंगे अपन? बाई का, और फिर कौन लग जाएगा? मदर। यानी आंसर होगा द बेबीज आर लुक्ड आफ्टर बाई मदर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का अपन आंसर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट बताइए, जल्दी कीजिए, फटाफट बताइए। यस, पहला आप जो वर्ड लिखने जा रहे हैं आंसर का वो होगा द मैटर लुक्ड। सेकंड फॉर्म है वॉज, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी लुक्ड। इनटू पहले से दे रखा है तो इनटू, फिर आप क्या लगा देंगे? आप लगा देंगे बाई, और फिर लिख देंगे द पुलिस। एक बात याद रखें, POLICE इसका प्रोनाउंसिएशन पुलिस नहीं होता, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है पलीश। ली बड़ी की मात्रा लीस, श पलीश। ये सब चीज़ें आप किस में सीखेंगे? फोनेटिक्स में, जिनकी चर्चा अपन एक बाद के टॉपिक में करेंगे। लेकिन जो आपने अभी अभी आंसर बनाया गया वो एकदम गलत है। इस सेंटेंस में एक वर्ड आया है पलिश, जो आपकी भाषा में क्या है? पुलिश। मैटर की जनरली लुक इनटू मतलब छानबीन कौन करता है? वो पुलिस करता है, पुलिस डिपार्टमेंट करता है। इसका मतलब इस सेंटेंस में अपन न तो बाई का प्रयोग करेंगे और न ही पुलिस का प्रयोग करेंगे, यानी बाई द पुलिस को क्या कर देंगे? हटा देंगे। या आपने 8th 9th 10th क्लास की जो ग्रामर है वॉइस है उसमें आपने ऐसा अपनी कभी स्कूलिंग क्लास में कभी पढ़ा होगा, तो आप इसमें पुलिस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ऊपर रूल में एक बात लिखी हुई है, आपने देखी है, तो इसमें लिखा हुआ था द प्रेपोजिशन इज यूज्ड, यानी प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, और समटाइम्स और कभी कभी मे बी रिमूव्ड, उनको हटा दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो आगे के जो अपन रूल पढ़ेंगे उनमें अपन ऐसे कुछ वर्ड्स देखेंगे, ऐसे कुछ देखो, ऐसे वर्ड जो अनइम्पोर्टेंट होते हैं उनको पैसिव वॉइस बनाते समय अपन क्या कर देते हैं? रिमूव करते हैं, उनके साथ बाई का प्रयोग नहीं करते। वो अपन पढ़ेंगे अगले रूल में। लेकिन अभी के लिए आप कमेंट बॉक्स में इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। समबडी नॉक्ड एट द डोर।
आशा करता हूँ कि आप सब इस क्वेश्चन का आंसर देंगे और कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करेंगे, और इसका जो सल्यूशन है, आंसर है, वो कल की क्लास में आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अपन डायरेक्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं पहले, फिर अपन रूल्स देखेंगे। somebody stole my book, देख पा रहे हैं आप? somebody stole my book, आंसर कीजिए। somebody stole my book, आंसर होगा my book। स्टॉल V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वॉज, स्टॉल की थर्ड फॉर्म स्टॉलन। माई बुक वॉज स्टॉलन, आगे क्या लगा देंगे? बाई समबडी, और हो जाएगा गलत। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें जो काम करने वाला सब्जेक्ट होता है और वो पता नहीं चलता वो है कौन, यानी वो डेफिनिट नहीं होता, वो कोई इंडेफिनिट होता है। और यदि सेंटेंस में इंडेफिनिट कोई भी सब्जेक्ट बन जाए तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसको ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाता और न ही उसके पहले बाई का प्रयोग किया जाता है, यानी बाई भी नहीं आएगा और समबडी भी नहीं आएगा। यानी इसमें पैसिव वॉइस बनाने का ओनली पहला, दूसरा और तीसरा रूल लगेगा। पहला रूल क्या होता है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। दूसरा रूल चेंज इनटू वर्ब, और तीसरा रूल वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए ये ऊपर लिखा गया है, पहले ऑब्जेक्ट कौन था? माई बुक, तो क्या लिख दिया? माई बुक। फिर वर्ब चेंज कर दी, सेकंड फॉर्म को किस में? वाज वर्ब में, और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। बाई समबडी लिखते ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये आंसर आपको समझ आया? अब आंसर समझ में आ गया तो कुछ ऐसे कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जो सेंटेंस में अनइम्पोर्टेंट होते हैं, जिनमें एक्टिव वॉइस में जिनका यूज होता है लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय उनको यूज नहीं करते हैं। तो एक बात, ऐसा क्वेश्चन एक बार सेकंड ग्रेड की आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो की एग्जाम थी उसमें पूछा गया था कि पैसिव वॉइस कब यूज करते हैं, या ऐसा पूछा था क्या कि पैसिव वॉइस में कब इन सब्जेक्ट्स को अपन हटा सकते हैं। तो उसका आंसर थियरी का क्वेश्चन था, वो इस तरह से था कि यदि किसी काम को करने वाले व्यक्ति को या तो किसी को भी पता नहीं हो, या उस काम को करने वाले व्यक्ति को सबको पता हो, तो ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय बाई प्लस इन सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे काम करने वाले व्यक्ति का पता कैसे? जैसे किसी ने चोर को पकड़ा, अब पकड़ने वाला कौन था? बोले किसी ने, तो किसी ने कौन? पता नहीं, अननोन है वो। या पुलिस ने चोर को पकड़ा, तब काम करने वाले बताए चोर को पकड़ने का काम किसका है? पुलिस का है। इसका मतलब पुलिस क्या हो गया? नॉन हो गया, सबको पता है ये एक्शन पुलिस करती है। जब काम करने वाले व्यक्ति को या तो किसी को पता नहीं हो या काम करने वाले व्यक्ति को सबको पता हो, तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय उसको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाता। अब देखिए रूल में क्या लिखा हुआ था। रूल में लिखा हुआ है अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, और अपन बोल सकते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से हैं? प्रोनाउन टॉपिक में आपने डिस्कस किया होगा, और यदि आपने प्रोनाउन नहीं पढ़ा है तो आप आरसी क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पे जल्द ही प्रोनाउन का टॉपिक भी आप डिस्कस करने वाले हैं। पैसेंस के साथ आप पूरा कोर्स पढ़िए, आपका जितना भी सिलेबस है उस सिलेबस को आप पूरा पढ़िए, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो स्टूडेंट मेरे साथ यानी आरसी क्लासेज के साथ कंटिन्यू जुड़ा रहेगा, आने वाली एग्ज़ाम में उसके हूबहू यहाँ से पढ़ाए हुए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन उस समय के लिए आपको थोड़ा पैसेंस रखना है। अभी आपने 1, 2, 3, 4 क्लासें देखी हैं, आप क्लासेज को अंत तक देखें, स्किप ना करें। तो वापस अपन रूल की तरफ चलते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं? अनइम्पोर्टेंट होते हैं। पैसिव वॉइस बनाते समय उनको क्या करते हैं?
हटा दिया जाता है। देखो, द प्रोनाउंस और नाउंस आर नॉट यूज्ड, यानी इनका प्रयोग नहीं किया जाता है व्हेन द एक्शन इज नोन बाई और अननोन टू ऑल, जब काम करने वाले व्यक्ति को या तो सबको पता हो, नोन बाई ऑल यानी सबके द्वारा पता हो, या किसी के द्वारा पता नहीं हो। और वो कौन कौन है, आप इन सबको जरूर याद रखेंगे। समबडी, समवन, समथिंग, यानी सम की सीरीज। समबडी बोलिए, सब सम की सीरीज बोलिए। समबडी, समवन, समथिंग। नोबडी, नो वन, नथिंग। एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग। एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग। यानी 4 प्रकार की सीरीज होगी आपके पास में। एक सम की सीरीज, एक नो की सीरीज, एक एवरी की सीरीज और एक एनी की सीरीज। तो आप बोलिए कौन कौन से। सम की सीरीज बोलिए, समबडी, समवन, समथिंग। नो की सीरीज, नोबडी, नो वन, नथिंग। एनी, एवरी की सीरीज, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग। एनी की सीरीज, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग। ये सारे के सारे जितने भी लोग आपने पढ़े हैं, जितने भी शब्द पढ़े हैं, ये सब के सब इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब आगे की बात में, इसके अलावा और कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं यहाँ सब्जेक्ट हो सकता है पलिश, पीपल, ऑल, और कई बार वी और दे का प्रयोग भी इंडेफिनिट के रूप में किया जा सकता है। तो चलिए, सबसे पहले आप इस पहले क्वेश्चन का एक बार फिर से आंसर दीजिए। थोड़ी देर पहले आपने शुरुआत में गलत आंसर दिया था, हो सकता है कई साथियों ने सही दिया हो, उनका पढ़ा हुआ हो, लेकिन जो बिगनर्स हैं यहाँ से, जो इनिशियल से स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो बिगनिंग कर रहे हैं यहाँ से, उन्होंने शायद इसका आंसर गलत दिया होगा। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। राकेश सर आपके साथ हमेशा रेडी हैं, आपको सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए। तो एक बार फिर से पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए। आंसर होगा, माई बुक वॉज स्टोलन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, माई बुक वॉज स्टोलन, STOLEN। माई बुक वॉज स्टोलन। आप लिखते समय थोड़ा जल्दी लिखने की कोशिश करें, शॉर्ट हैंड नोट्स बनाते जाइए, फेयर में आप अपने हिसाब से बाद में लिख लें। और नेक्स्ट क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो भी आप देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब होगा, एनोइज इज आर एम आर है, तो इज आर एम के साथ क्या लगेगा, बीइंग। एनोइज इज बीइंग। मैक की थर्ड फॉर्म मैड। और चौथा जो रूल है वो बाई का होता है, लेकिन यहाँ पे एवरीवन होने के साथ में बाई का प्रयोग नहीं होगा, न एवरीवन को सब्जेक्ट बनाया जाएगा, यानी ये सेंटेंस का आंसर होगा। कुछ मेरे साथी हैं जिनको इस वाली जगह पे प्रॉब्लम हो रही है, समस्या हो रही है कि सर ने बीइंग कब लगाया, बीन कब लगाया, ये टेंस कैसे चेंज करें, वर्ब में कैसे चेंज करें। तो साथियों, एक बात फिर से मैं आपको कह देता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को इस वाले टॉपिक को पढ़ना है वो शुरू से देखें क्लास को। जो पहला वीडियो है पैसिव वॉइस का, पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, इन सबको आप देखें, उसके बाद में आपको ये वाली चीज़ें आपको समझ में आएंगी। यदि आपको पैसिव वॉइस बनाना है, तो मैंने कहा था कि पैसिव वॉइस बनाना है तो मैं आपको सबसे पहले पैसिव वॉइस की सॉल्व की तरफ ले चलता हूँ। यदि ये चीज़ आपको याद है तो आप आराम से पैसिव वॉइस बना पाएंगे, और यदि आपको ये चीज़ याद नहीं है तो आप बिल्कुल भी नहीं बना पाएंगे। वो है चेंज इनटू वर्ब। तो जिन लोगों ने अभी अभी क्लास को ज्वाइन किया है, आज की क्लास ले रहे हैं, उनके लिए क्लास नई है और आंसर नहीं बन पा रहे हैं, वो पहले की क्लास में देखें, ये वाला पढ़ा दिया गया है, उसको आप देखें, पढ़ें, और चाहें तो अभी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको अपनी नोटबुक में लिख करके याद करें। देखिए आगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरी स्लाइड है, यानी वर्ब को चेंज करने की स्लाइड है, आपको याद रखनी है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें
और स्क्रीनशॉट लेने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप पहले की क्लास को देखें और लास्ट में आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो अब वापस जहाँ से हमने अभी एंड किया था उस जगह पे अपन चलते हैं। आपके लिए मैंने अच्छा कंटेंट है वो तैयार किया है। मैं कहूँगा कि जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, और ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप खुद को रियलाइज़ हो जाएगा कि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन वॉइस का ऐसा नहीं आएगा जो यहाँ डिस्कस नहीं किया गया है। चलिए, ये अपन पढ़ रहे थे, तो इतना समझ में आ गया। अब एक्सरसाइज के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिनका मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में स्क्रीनशॉट ले लीजिए भी, और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर आपको कमेंट करने हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट मेरी क्लास को अंत तक देखते हैं। यदि आप मुझे अच्छा रेस्पॉन्स देंगे तो मैं आपके लिए और अच्छा मैटर तैयार करूँगा। यदि आपका रेस्पॉन्स यदि अच्छा नहीं रहा तो मैं थोड़ा, कहते हैं ना, मेरे को रीइंफोर्समेंट नहीं मिल पाएगा, जिससे कि मैं आगे आपके लिए अच्छा मैटर तैयार नहीं कर पाऊँगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, सभी क्वेश्चन के आप आंसर दें, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन हैं वो यहाँ भी लिखे हुए हैं, इनका भी आंसर आप दें। आंसर आपके सही हैं या गलत हैं, कल की क्लास में आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। और कल की क्लास में अपन एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर के आ रहे हैं, और कल की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो स्कूल एजुकेशन के लिए और साथ ही कंपटीशन की हर एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। जिन लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा, जिन लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया है पार्ट 4, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आरसी क्लासेस राकेश जांगीड़ आपको थैंक यू कहता है। तो बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, थैंक यू।